है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को लेकर के और विधायक जी चुप बैठे हुए हैं, उनके बगल की ही बात है। बिल्कुल उसको लेकर के मैं भी बेहद चिंतित हूँ। कुकर्म में जेल जाने वाले लोग जेल से जमानत पर छूट के आए, बैंड बाजा लेके स्वागत करवा रहे थे लोग। हम परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है, संभालें अपने परिवार को। ईसाई धर्मांतरणों को लेकर के चर्चा जोरों पर है। एक सवाल आपके बढ़लगंज को लेकर के आया था कि यहाँ पर बाईपास से लेकर पटना चौराहे के बीच में कई सारे हैं, सोशल मीडिया पर भी बातें आई हैं, सवाल भी ये आया है कि बाईपास से लेकर पटना चौराहे के बीच में कई अवांछनीय कृत्य हो रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन की चुप्पी है और ये बहुत धड़ल्ले से चीजें चल रही हैं, अवांछनीय कृत्य हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस बात की तरफ आपका इशारा है, आप पर्दे में रह करके उस सवाल को कर रहे हैं, क्योंकि यह जो आपका पॉडकास्ट है ये परिवार भी देखता होगा और बेटियां भी देखती होंगी, माएँ भी देखती होंगी, इसलिए मर्यादा में रह के आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, क्योंकि उस तरह के सवाल आते रहते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, मैं देखता रहता हूँ। तो मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ कि किस तरह की अवांछनीयता की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल उसको लेकर के मैं भी बेहद चिंतित हूँ और उसको उचित फोरम पे जगह जगह उठा भी रहा हूँ। और मेरे ही विधायकी काल में कई छापे भी पड़े, कई बड़े घरानों के लोग जेल भी गए, कई जिम्मेदार, एकाध जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी जेल गए। और दुर्भाग्य है कि कुकर्म में जेल जाने वाले लोग जब जेल से जमानत पर छूट के आए तो मैं सिर पीट लिया, बैंड बाजा लेके स्वागत करवा रहे थे लोग इसी कस्बे में। हमारा समाज जा कहां रहा है? और ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जो कुकर्म में जेल गए, ऐसे ही अवांछनीय जिनका इशारा आप कर रहे हैं, तो समाज भी उसी से, हम उससे इशारे में वही बात करने जा रहे हैं। ऐसे लोग जेल से जमानत पे छूट के आते हैं और कस्बे में बैंडबाजी से स्वागत फूलमाला से किया जाता है। वो क्या भारत को आजादी दिला करके लौटे थे? तो मनोबल बढ़ेगा नहीं अत्याचारियों का, कुकर्मियों का। ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों की अगर चुनाव लड़े तो जमानत नहीं बचनी चाहिए। ऐसे लोगों को कस्बा जिंदाबाद करेगा और इस तरह का करेगा। मैं चिंतित हूं, लेकिन समय समय पर एक्शन होता है और कई घटनाओं में कई ऐसे, कुछ तो प्राइवेट भी इस तरह के काम करने लगे थे, उनको बंद भी कराया गया है। बस इस तरह के कामों में मैं सतही जो है वो सोसेबाजी नहीं करता कि मैं फेसबुक पे डालूं और करूं। प्रशासन को लगातार, अधिकारियों को इस बात को कहा जा रहा है कि आप ये करें, लेकिन इसमें मेरा अनुरोध रहेगा पुलिस प्रशासन को, सामाजिक अधिकारियों को, तो हम लोग डीएम एसएसपी को तो कह ही रहे हैं सर देखते लेकिन मैं ये चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से परिवार के लोगों से भी कहना चाहता हूं, संभलो। कहीं ये सोशल मीडिया, कहीं मोबाइल, कहीं ये टीवी, कहीं हमारा परिवार, हमारा संस्कार, हमारे बेटी बेटों को, हमारे माओं को, हमारी बहनों को खा न जाए। गिद्ध घूम रहे हैं जगह जगह। जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, हम परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है, संभालें अपने परिवार को। और बिल्कुल नकेल कसी जानी चाहिए, लेकिन समाज का नैतिक पतन हो रहा है और इसी समाज से सब लोग आते हैं, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, या टीचर हो, या पत्रकार हो, या नेता हो, या पुलिस हो, या अधिकारी हो। जब पूरे समाज का नैतिक पतन हो रहा है, उसी में हम सब आते हैं, तो सबका थोड़ा थोड़ा हो रहा है और हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो ये जो कुकर्म हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, चिंता का विषय है। जितना भी अधिकतम सख्त कार्रवाई हो पाएगा वो हम लोग कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी जागरूक रहे और परिवार के जिम्मेदार लोग भी जागरूक रहें। इसके लिए मेरा हाथ जोड़कर विनती रहेगी। सर बड़े पैमाने पर बढ़लगंज में ईसाई धर्मांतरणों को लेकर के चर्चा जोरों पर है, कई सारे उस पर न्यूज चैनल जाकर के वहां पर चलाए, एक बार तो वहां पर हंगामा भी, कई सारे युवा, स्थानीय युवा चिल्लू पार्क जाकर के हंगामा कर दिए और ये लोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को लेकर के और विधायक जी चुप बैठे हुए हैं, उनके बगल की ही बात है। बिल्कुल, यह भी जिस पहले सवाल, और सर ये भी लोग कहते हैं कि आप शुरुआत से ये कहते आ रहे हैं कि हमारा एक ही ब्रह्मास्त्र योगी जी, और वो हिंदुत्व सनातन की बात करते हैं, आप भी हिंदू सनातन के पार्टी के विधायक और इस तरह का कार्य यहाँ पर हो रहा है।
नहीं, आपका जो ये सवाल है या जिस भी जनता जनार्दन की तरफ से ये सवाल आया है, ये भी पहले वाले सवाल की तरह बेहद चिंतनीय है। इसमें कतई दो राय नहीं। हम सभी सनातन को के बढ़ावा देने वाले लोग हैं और सनातन को जीने वाले लोग हैं और धर्मभीरू हैं और अपने सनातन संस्कृति और धर्म पर गर्व करने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे धर्मांतरण का खेल चल रहा है, पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा असहमत हूँ इस बात से कि बड़हलगंज में ही चल रहा है। धर्मांतरण के खेल पर जो बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत लव जिहाद के नाम पर अलग और ईसाई मिशनरियां अलग, प्रलोभन और लालच और भूत प्रेत आदि का दे करके और वो ये लोगों को बगला करके धर्मांतरण कर रहे, लेकिन ये पूरे देश में चल रहा है। हमारा बड़हलगंज भी उससे अछूता नहीं है, इधर बड़ी भी गतिविधियां है, सही है और ये चिंता का विषय है। स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक भी चालक जी भी इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर चुके हैं और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन ये फेसबुक पे लड़ाई का विषय नहीं है, ये उस पे अपने स्तर पे काम चल रहा है। आप उठा करके जबरदस्ती किसी को उठा के बंद करने से नहीं होगा। उस पे प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम खलिहर लोग नहीं बैठे हैं कि चलो फेसबुक खेला जाए। ये फेसबुक का विषय थोड़े है, इस पे काम चल रहा है। बिल्कुल ये चिंता का विषय है, ये रुकना चाहिए धर्मांतरण। और क्यों हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो वहां जा करके और बगला जा रहे हैं, हमें उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर या बीमार को ठीक करने के नाम पर जो धीरे धीरे उनको अच्छा आप 10 जगह जा रहे हैं, जैसे वहां के क्या खेल चलता है, अरे आप मंदिर भी गए हैं, मजार भी गए हैं, तो थोड़ा यहाँ भी आके देखिए क्या पता हो जाए। अब वो ठीक हुआ बीमारी से, वो ठीक हुआ दवा से या मंदिर पे जाने से हुआ या कहीं से हुआ, आखिरी बार गया, हाँ हाँ, ये एक तरह का भोले भाले लोगों को बगला करके किया जा रहा है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और वो परिणाम दिखेगा आपको। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, नहीं होना चाहिए। हम लोग जनता अपने लोगों को फील्ड में भी भेज रहे हैं, समझा भी रहे हैं लोगों को। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई आप ये मत करिए। तो इस पे बिल्कुल काम चल रहा है। लेकिन ये जो फेसबुक पे चीजें चल रही हैं, जबरदस्ती जाकर के आप क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम इनको क्यों नहीं मानते हो, ऐसे नहीं तो होता है। किसी के आस्था, किसी के श्रद्धा का अगला ब्लैकमेल कर रहा है तो हमको उसी हिसाब से मोटिवेट करके हमारा समाज, सनातनी समाज, पिछड़ा दलित समाज हो या जो भी हो, वो उनके झांसे में न आए। हमें अपने समाज को जागरूक करना है, अपने सनातनी भाइयों को, बहनों को, और उन पे भय पैदा उनके अंदर करना है कि अगर तुम करोगे तो तुम जेल के पीछे जाओगे। इस पे काम चल सर, रहा आपने विकास की बात जो कहा है कि सड़कों की बात आप कहे हैं कि इतने करोड़ का सड़क है, इतने करोड़ का सड़क है। सड़कों को लेकर के लोगों के बहुत सारे सवाल आए कि आप अगर इस तरह का जैसे सिमरा, मझवलिया, खुटबार, जो आपकी पिड़हनी की बात चल रही है, या फिर आपके ये जो असवन पार से बड़हलगंज को जोड़ता है उस सड़क की बात चल रही है, निमाई पार की सड़क की, बहुत सारे सड़कों की बात लोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का सड़क, हमारे यहाँ का सड़क। इस पर क्या कार्य हो रहा है? देखिए, मैं इस पे यही कह सकता हूँ, ये भी सवाल मुझे लगता है आपका भी है और जनता जनार्दन का भी होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है और मनुष्य जब से जन्म लिया तब से कुछ न कुछ विकास कर रहा है और अलग अलग तरीके विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी, नए मोहल्ले बसेंगे, सड़कें बनेंगी। मुझे याद है 2007 में जब एमएलए बना, मैं मिनिस्टर बना, तो उस समय तक जो सज्जन यहाँ पे थे, उन्हें तथाकथित रूप से, क्योंकि मैं कभी माना नहीं, विकास पुरुष कहा जाता था और प्रचार में कहा जाता था, आओ चिल्लू पार और देखो कि कितने सड़कें बनी हैं। जब मैं आया और जब मैंने गांव गांव से मांगना शुरू किया कि भाई मुझे मैं पहली बार आया था, कोई राजनीतिक या विकास कराने का अनुभव था नहीं, तो हमने कहा बाकी काम तो वो सज्जन कर ही चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा होगा वो मैं भी कर लूंगा। तो मैंने कहा गांव गांव से मांग लो,
कितनी सड़कें क्या क्या बनना है, नाली कहाँ सड़क बनना है, करंजा लगना है। पता लगा इतने काम आए तो मैं सिर पीट लिया। हमने कहा अगर सब कमवा ये बाकी था तो ये काहे के सज्जन विकास पुरुष काहे के थे। तो पता लगा उनका जो अफवाह अपराध का सेंटर होते थे वो इस तरह का फैलाए थे आबा काबा, विकास पुरुष विकास पुरुष। सच्चाई ये है कि जितने भी एमएलए होते हैं वो अपने समय में कुछ ना कुछ काम करते हैं। उन लोगों ने भी किया, उनके पहले भी लोगों ने किया, फिर हम आए। मुझे याद है कि मैंने जब 12 का 2017 का हिसाब दिया था जनता जनार्दन को, छोटी बड़ी मिला करके लगभग 1200 सड़कों का मैंने निर्माण कराया था। उसके बाद भी आज आपके पास सवाल है कि सड़कें नहीं हैं। जो सड़कें पहले बन गई हैं वो टूट गई होंगी, उसको बनाना है। फिर जो सड़कें खराब, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो सड़क जो है वो 80% बांसगांव विधानसभा की पड़ती है। लेकिन चूंकि मैं कहता हूं कि मुझसे सवाल करना लोगों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो वो भी सवाल मेरे पास ही आता है कि साहब बांसगांव की सड़क क्यों नहीं बन रही है। तो हम कहेंगे साहब 20%, तो कहेंगे हाँ तो 20% ही बना दीजिए आप। लेकिन हम दोनों विधायक, बांसगांव के माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश जी और मैं स्वयं, दोनों लोग अधिकारियों से मिलकर के, और हम लोगों ने पिछले महीने ही कहा कि हम दोनों के लिए सड़क बहुत जरूरी है, ये बननी चाहिए। उम्मीद है कि जल्दी बन जाएगी। पिढ़ानी की सड़क की चर्चा आपने किया, तो पिढ़ानी की सड़क ऑलरेडी 78 करोड़ रुपए का पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुका है, काम शुरू होने जा रहा है। तो अभी बैरिया खास का लगभग 80 करोड़ का पुल लेके हम लोग आए हैं, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। इससे अगले महीने से वो भी शुरू हो जाएगा। बाकी पूर्वांचल निधि से बहुत सारी सड़कें बनने जा रही हैं, बनी है, बनने जा रही हैं। मंडी समिति से सड़कें बन के लिए पैसा आ रहा है, पीडब्ल्यूडी से अलग पैसा आ रहा है, गन्ना समिति से पैसा आ रहा है, त्वरित से पैसा आ रहा है, राज्य वित्त से पैसा आ रहा है, विधायक दिन से पैसा आ रहा है। काम तो पूरा चिल्लू पार पूर्वांचल की सबसे बड़ी विधानसभा है। लगभग 8 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है। लगभग छोटे टोले मजरे मिला करके लगभग 1200 टोले हैं यहाँ, छोटे बड़े गांव मिला करके। सभी पे काम करना है, तो लगातार काम चल रहा है। जहां नहीं हुआ है वहां आगे कराया जाएगा। लगभग कितनी सड़कों का अब तक, अगर 3 साल का ये देखा जाए आपके कार्यकाल में, तो लगभग कितनी सड़कें आप अब तक करवा चुके हैं? बहुत आई हैं। अभी अभी मैं एक अनुमानित नहीं, ऐसे अभी अभी अचानक मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैंने बताया जितने मदों को बता रहा हूँ। 2022 से 23 भी काफी सड़कों पे काम हुआ, 2023 से 24 काफी सड़कों पे काम हुआ। करीब 8-10 विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं। 2000 टाउन एरिया अलग काम कर रही है, ब्लॉक अलग काम कर रहा है, ग्राम प्रधान लोग मनरेगा से अलग करा रहे हैं। भाई पैसा तो सब कुछ मोदी योगी सरकार का है। कुछ पैसा विधायक के फंड में आता है कि विधायक जी कराएंगे, प्रस्ताव देंगे, कुछ ब्लॉक प्रमुख करते हैं, कुछ प्रधान करते हैं, कुछ सांसद करते हैं, कुछ एमएलसी करते हैं। सब लोगों का एक ही काम है कि आप गांव के सड़कों को, गांव के नालियों को, गांव के बिजली को, गांव के स्कूलों को ठीक कराइए। हम सब गांव के बिजली को हम सब कर रहे हैं काम, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो मांग जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे काम भी हो रहे हैं, जो बचे हैं वो भी होंगे। सर अब बात टाउन एरिया की कर दी है, जैसे कि अभी लगभग टाउन एरिया की बात अगर कर ली जाए तो टाउन एरिया आपकी तीनों ब्लॉकों में टाउन एरिया हो गया, उरुआ, गोला, बड़हलगंज। लेकिन सर्वाधिक लोगों का एक सवाल एक ऐसे व्यक्ति का आया कि विधायक जी बड़हलगंज टाउन एरिया को ज्यादा ध्यान देते हैं, गोला और उरुआ को ध्यान कम देते हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मेरे लिए तीनों टाउन एरिया बराबर है। और अगर आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो जितना पैसा 10-5 करोड़ अधिक हो जाए कम हो जाए वो अलग बात रही, और या वहां के चेयरमैन की सक्रियता को ले लीजिए तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत 10-20 करोड़ का अंतर पड़ जाए, लेकिन योगी सरकार भेदभाव नहीं करती है। जितना पैसा बड़हलगंज के लिए आ रहा है उतना ही पैसा मैं कोला के लिए भी लाता हूं, उतना ही पैसा मैं उरुआ के लिए भी लाता हूं। क्योंकि वहां की जो उरुआ की जो टाउन एरिया है, वहां का जो सिस्टम है, हमारे जो चेयरमैन साहिबा वहां पे हैं, एक एससी समाज की महिला हैं, थोड़ी कम जागरूक हैं। उरुआ में भी हमारे एससी समाज के ही हैं, लेकिन वहां चूंकि तनाव चल रहा है, वो सभासद और चेयरमैन की लड़ाई वहां पे चलती है। सभासद लोग कुछ और चाहते हैं, चेयरमैन साहब कुछ और चाहते हैं, उन दोनों को लेकर के एक तनावपूर्ण स्थिति है।
अब 30 करोड़ रुपया मैं उर्वा के लिए भी लेके आया हूं, इसी 3 साल में 30 करोड़ लेके आया हूं, मेरे ही लेटर पैड पे आया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हाईकोर्ट में चला गया, 10 करोड़ का मामला तो हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। अब हाईकोर्ट निर्णय देगा तो होगा। ऐसे ही उर्वा में भी, गोला में भी काम हो रहा है। तो तीनों टाउन एरिया में काम हो रहा है। होता यह है कि महेश उमर जी की जो पत्नी है प्रीति उमर जी, चेयरमैन हैं, क्योंकि महेश उमर जी एक सक्रिय वर्कर हैं और जब वो राजनीति में नहीं थे उसके पहले से सक्रिय रहे। मुक्तिपथ जैसा निर्माण कराने में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। व्यापार मंडल के नेता भी हैं, हर साल गरीब बेटियों की शादी उनकी टीम कराती है, तो सक्रिय हैं। तो वो जो काम करते हैं उसका वो शिलान्यास कराते हैं, उद्घाटन कराते हैं, फेसबुक पे आता है, मीडिया में आता है, तो लगता है कि ज्यादा काम यहाँ हो रहा है। काम तो गोला में भी हो रहा है, काम उर्वा में भी हो रहा है। अब वो फेसबुक पे नहीं आता, शिलान्यास नहीं कराते लोग, उद्घाटन नहीं कराते, तो जनता जनार्दन को लगता होगा कि लगता है यहाँ काम नहीं हो रहा। काम तीनों जगह हो रहे हैं। अब ये प्रचार प्रसार में महेश जी हमारे थोड़ा आगे हैं, प्रचार प्रसार कर लेते हैं बेचारे। सर बड़हलगंज में मैं उनसे, वहां के चेयरमैन से भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आइए, चलो एक्टिव प्रचार होइए। प्रचार करिए। काम तीनों जगह हो रहा है। बड़हलगंज को लेकर के टाउन एरिया में एक पटना चौराहे के समीप एक बड़ा पोखरा है, उसको भी कुछ समय पहले उसको बैरिकेडिंग वगैरह कराने का कार्य भी हुआ था। क्या उसको लेकर के भी कोई योजना है आपको कि मतलब उस पर क्या कैसे क्या? यह भी सवाल, इस सवाल के लिए भी धन्यवाद दूंगा आपको। और अगर किसी ने आपको सलाह दिया है, सलाह ये सारे सवाल हमारे पब्लिक ने ही पूछे, पब्लिक के हैं, पब्लिक के तो ही उस सवाल। उस अपने उस मित्र को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यह सवाल किया। क्योंकि जब यह सवाल किया तो पटना चौराहा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो पटना चौराहे का जरा सा 2 साल पहले की स्थिति भी जान लीजिए। 2022 में जब हम चुनाव जीत करके आए थे, उस समय तक योगी सरकार थी, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे इसी कस्बे में पटना चौराहे को लेकर के जाम होता था। आज फर्राटे से गाड़ियां चलती हैं, जी 4 करोड़ रुपया एक मुश्त ला करके और पटना चौराहे का सुंदरीकरण कराया गया, चौड़ीकरण कराया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये सवाल अब आया, हाँ, उस चौड़ीकरण में कई लोगों के घर वगैरह भी टूटे-वूटे थे नहीं, वो उससे। घर नहीं टूटे, लोगों ने पिडोल्डी की जमीन में बनाया था। पिडोल्डी को, हालांकि पिडोल्डी की वहां काफी जमीनें अभी हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता थी प्रशासन ने इस बात की संवेदना, हमने भी कहा था उतने ही लीजिएगा जितनी कि आपका आप काम चल जाए, किसी गरीब को तोड़ा ना जाए, उजाड़ा ना जाए, उतना ही लिया गया। और पटना चौराहा एक खूबसूरत चौराहा के रूप में बना है। जी तो स्वाभाविक रूप से एक एक चीज ये अच्छी भी, ये भी हुई है। लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर दिया कि वो सवाल में नहीं आएगा, क्योंकि काम जो हो गया उस पर तो कोई धन्यवाद आएगा नहीं, जो नहीं उसी पे आएगा। आपने कहा वहां के पोखरे का, तो जोहरा हॉस्पिटल के बगल में जो पोखरा है, उस पोखरे को लेकर के मामला विचाराधीन है कोर्ट में। अब कोई कोर्ट में विचाराधीन है, टाउन एरिया कहती है वो हमारा है, और जिसके नाम से पोखरा है वो कहता हमारा है। तो कोर्ट ये तय करेगा, प्रशासन ये तय करेगा किसका है, तो वो होगा। अभी जो वहां पे बैरिकेड करके और बोर्ड वगैरह लगाए गए, चूंकि बड़हलगंज कस्बा स्वच्छता अभियान में अपने को नंबर 1 लाना चाहता है, तो चेयरमैन साहिबा ने यह व्यवस्था किया कि जो ऐसी जगह हैं वहां गंदगी का अंबार था, वहां मीट वाले, मछली वाले काट करके हड्डियों को और पंखों को और खून के चिथड़ों को ऐसे ही फेंक देते थे, और उधर से मरीज जाते थे। अगल बगल अस्पताल है, सामने शौचालय है, सामने होटल है, तो उससे असर पड़ता था। तो वहां गंदगी ना हो इस नाते उसको थोड़ा पटरी पे इंटरलॉकिंग कराया गया, एक बैरिकेड करके बोर्ड लगा दिया गया ताकि वो इलाका सुंदर दिखे। तो सुंदरता के लिए किया गया। बाकी उस जगह का निर्णय क्या होगा, यह तो कोर्ट और प्रशासन का विषय है। जैसा निर्देश टाउन एरिया को करेगा प्रशासन और कोर्ट, वैसा किया जाएगा। सर, क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बदतर पड़ी हुई है। कई सारी जगहों पे तो लोग ये भी सुनने में आता है कि ऑपरेशन तक के भी पैसे लिए जाते हैं, किए जाते हैं। आपका औचक निरीक्षण इन सब पे क्यों नहीं होता है? नहीं, हमारा बिल्कुल औचक निरीक्षण होता है। मैंने फिर कहा, मैं वीडियो कैमरा लेकर के, तथाकथित कुछ जो नेताजी लोग यहाँ हैं कि आगे या पीछे वीडियो कैमरा लेकर के चलते हैं, मैं वो काम नहीं करता। मैं जहां गड़बड़ी दिखाई देती है वहां सीएमओ से, डीएम से कहता हूं, ना मैं अखबार में देता हूं। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है व्यवस्था को ठीक रखना। विपक्षी का काम है कुछ चिल्लाए, लोगों को बताए, कहते सजनी हम राजकुमार।
तो मैं गोला भी चेक करता हूँ। अभी उरुआ भी बीच में गया था, उरुआ के लिए नया वहां से धन आवे उसके लिए मरम्मत के लिए धन लेके आया हूँ। बड़हलगंज के लिए भी लगा हूँ कि इसके लिए किया जाए। और जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आप कर रहे हैं, बिल्कुल यह दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार जो है वो जिस तरीके से अपने पांव पसार रहा है, मोदी और योगी की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है। और चूंकि भ्रष्टाचार नीचे से लेके हायर लेवल तक था, तो हमारी सरकार के मुखिया बड़े बड़े जो घड़ियाल हैं भ्रष्टाचार के, अभी उन पे नकेल कस रही है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो है राशन कार्ड के नाम पे पैसे जाते थे, फिर जो है वो फर्जी बैंक खाते के नाम पे, पेंशन के नाम पे जाते थे। धीरे धीरे सरकार हमारी नकेल कस रही है, नीचे भी कसेगी। तो बिल्कुल ये जो कमियां आई हैं वो मेरे पास भी आई, उसकी शिकायत मैंने सीएमओ से भी की है, उसकी जांच चल रही है कि ये पैसा जब निःशुल्क है तो सरकारी अस्पताल में क्यों मरीज से लिया जाएगा। गिफ्ट के नाम पर कभी कभी लोग ले लेते हैं, बेटा पैदा हो गया तो अरे बधाई हो बधाई हो। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे डॉक्टर हो, वो पैसा क्यों लेगा, गलत कर रहा है वो। उसकी शिकायत की गई, वो जानकारी मेरे भी संज्ञान में आया था। इसीलिए पिछला जो यहाँ का मेडिकल ऑफिसर था वो इस तरह का तमाशा कर रहा था, तो उसको यहाँ से हटाया गया। लेकिन जब उसको यहाँ से हटाया गया तो भी लोगों के पेट में दर्द हुआ। तो जो काकस है, जो मिल करके काम करता है, माफ करिएगा, उसमें एक आध मीडिया के साथी भी थे जिनको बहुत दर्द हुआ, वो राजेश त्रिपाठी से दुश्मनी ले बैठे, राजेश त्रिपाठी को दुश्मन मान लिए। उसको रहने दीजिए, मेरे पास सिफारिश लेके लोग आए, उस डॉक्टर को रहने दीजिए। हमने कहा वो डॉक्टर यहाँ पे गंदा काम कर रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत यह है कि आप डॉक्टर पे, डॉक्टर भ्रष्टाचार करता है या हमारी नर्स कुछ करती है, उसको हटाइए, तो फिर चले आते हैं लोग कि आप उसको बचाइए। और जब न करिए तो भी बुरा। लेकिन लगातार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा अस्पताल गरीबों के लिए है, सरकार इतना पैसा भी, जेनरिक दवाओं का हॉस्पिटल खोला गया है यहाँ पर मेडिकल, ताकि हमारे मरीजों को सस्ती दवाएं मिल सके, बाहर से उनको महंगी दवा ना खरीदनी पड़े। तो अभी उस पर कुछ लोग हमारे पास आए, बताइए आप जेनरिक दवा यहाँ खोल दे रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा। मैंने कहा यार हम जनता को देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो अगर हम भी तो जनता हैं। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन अस्पताल में जो भी गड़बड़ियां हैं उसकी शिकायत ऊपर की गई है, उसकी जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं किसी कीमत पर। बिल्कुल गरीबों का शोषण करने वाला, उनका खून चूसने वाले को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि लंबी आपसे हमारी ये वार्ता हो गई। पटना, पोहरिया, बगहा बाढ़ की समस्या से हमेशा जूझता होता है। वहाँ के लोग अपने अस्तित्व का कटान अपने सामने देख रहे होते हैं, फिर भी वो लाचार बेबस बने रहते हैं। और हर बार सिंचाई विभाग से बड़े पैमाने पे दावे किए जाते हैं कि ये किया गया, वो किया गया, लेकिन फिर भी कटान की स्थिति हर बार बाढ़ में वैसी की तैसी रहती है। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें फिर संशोधन करना चाहूंगा, क्षमा करिएगा। जिस इलाके की बात आप कर रहे हैं वो राप्ती और सरयू का संगम क्षेत्र है। अरे उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया पिछले 30-40 वर्षों से, कभी ध्यान ही नहीं दिया गया उधर के लोगों पे। पहली बार योगी सरकार ने तो ध्यान देना शुरू किया उस पर। अब वो चूंकि कटाव क्षेत्र है, और पहले एक पॉलिसी बना दी गई थी कि साहब गांव कटेंगे तो पैसा सरकार के पास नहीं है, बंधा कटेगा तो सरकार उस पर करोड़ रुपया खर्च कर देगी, सड़क कटेगा तो सरकार करोड़ों खर्च कर देगी। जिस कट गया, तथा कथित सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग, तथा कथित सरकार स्वघोषित स्वनाम धन्य लोग थे, ताकतवर लोग, दिस्तवलिया कट गया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कब हो पाया, जब राम जानकी मार्ग कटने लगा, क्योंकि उनका दोष नहीं था, पॉलिसी नहीं थी। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को। इनकी जब गवर्नमेंट आई है 14-17 में, तो पॉलिसी बनी कि अब हम गांव को भी बचाएंगे। तो जिन्होंने भी ये सवाल किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो जाएं और पवहरिया गांव का दौरा करें। और पवहरिया गांव पूरी तरीके से कटने जा रहा था, कट रहा था, घर कट रहे थे, लेकिन लगभग 12-13 करोड़ रुपया खर्च करके, बोल्डर पिच करके पूरे पवहरिया तुर्कवलिया को बचा लिया गया। ठीक है, इसी तरीके से
बगहा को जोड़ने वाला जो कछार को जाता था प्रधानमंत्री सड़क, वो सड़क 60% कट गई, कोई उपाय नहीं हो पाया। उस समय के तथाकथित जिम्मेदार लोग जो रहे, तब इतना सोशल मीडिया था भी नहीं, इसलिए कुछ करता नहीं, और सवाल करने की तो हिम्मत है किसी के पास नहीं थी। तब पत्रकार करता था, जनता करती थी। लेकिन कम से कम इस बात का संतोष है कि एक लोकतंत्र आया है 2007 के बाद चिल्लू पार में। चिल्लू पार गुलामी से मुक्त हुआ है असल में 7 में, क्योंकि अंग्रेज जब छोड़ के गए तो बीच के कालखंड में 2-3 ऐसे नेता यहाँ हुए जो लोकतंत्र को स्थापित करना चाहे, लेकिन 84 आते आते फिर ये गुलाम हो गया, माफियाओं के चंगुल में चिल्लू पार फंस गया था। वो गुलामी, आतंक की गुलामी मिटी है 2007 में। इस नाते अब ये सवाल आ रहे हैं तो दिख भी रहे लोगों को। लेकिन आज वहां पे हम लोगों ने लगातार, जब से काम हो रहा है, जब से कटाव की बात आई, लगातार अधिकारी की नजर है, लगातार सरकार की नजर है, लगातार वहां मिनिस्टर जा रहे हैं और वहां पे बचाव कार्य पहले दिन से जारी है। लेकिन चूंकि बालू क्षेत्र है, वो बालू क्षेत्र है तो सरकार के बचाव कार्य और नदी के बीच एक भिड़ंत हो रही है। दोनों का संगम क्षेत्र है, वेग ज्यादा है, इधर से पहाड़ी नदी आती है राप्ती की, इधर से ये नदी आती है और एक टकराहट हो रही है। उस टकराहट में अभी इसके बाद अभी 3 दिन पहले वहां एक टीम आई थी और वहां पे हम लोगों ने अभी किया है कि नहीं, बिना बोल्डर पिचिंग के इसका हो नहीं सकता, पार्कोपाइन से नहीं होगा, और वो शासन को प्रस्ताव चला गया है। अगली बाढ़ के पहले हम लोग उसको इस तरीके से कर लेंगे कि हमारे बगहा गांव भी बचेगा, हमारा जयपुरा गांव भी बचेगा, हमारा पटना गांव भी बचेगा, और हमारा दिस्तवलिया जो नया बसा वो भी बचेगा, और हमारा राम जानकी मार्ग भी बचेगा। पूरी तरीके से योगी सरकार, मोदी सरकार सजग है उन गांवों को बचाने के लिए, इसमें कतई दो राय नहीं है।